नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं उन 50 प्रश्नों को जो रीजनिंग से रिलेटेड हैं, अर्थात मेंटल एबिलिटी के उन 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो पूरा एक टेस्ट पेपर है 50 क्वेश्चंस का। और ये बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम एक एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हमारे पास जो हमारा पहला प्रश्न था वो देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यही प्रश्न हमारा पहला प्रश्न था आपके पेपर से रिलेटेड। और पहला प्रश्न किस तरह का है देखो आप। सबसे पहले जो हमारे पास पहला प्रश्न है किस तरह का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार हम करेंगे। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, गाय का बच्चा बछड़ा है, तो वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है, बकरी के बच्चे को हम क्या बोलेंगे। तो देखो क्या बछड़ा बोलेंगे ना, पिल्ला, छोना, मेमना। तो बकरी के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, मेमना। और इसमें आपका करेक्ट आंसर था डी वाला। यस, आपने करेक्ट किया होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास नंबर दूसरा क्वेश्चन कैसा था। दूसरा प्रश्न था हमारे पास पोशाक कौन बना रहा है, दर्जी बना रहा है। तो ऐसे ही कौन सी ऐसी चीज है जिसको कौन बनाता है, बढ़ई। बढ़ई का मतलब है कारपेंटर। तो क्या बनाता है, क्या चमड़े से रिलेटेड है। आगे देखते हैं क्या लकड़ी से रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है या कपड़े से रिलेटेड है। पोशाक को कंप्लीट कर रहा है दर्जी, ऐसे ही बढ़ई किसको कंप्लीट करेगा, फर्नीचर को कंप्लीट करेगा साहब। लकड़ी को थोड़ी बनाएगा, है ना, लेकिन लकड़ी का क्या बना रहा है, ये फर्नीचर बना रहा है। तो फर्नीचर से रिलेटेड कौन है, बढ़ई। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो बहुत शानदार प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, रक्त संबंध। कैसा प्रश्न है नंबर 3। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। जी हां, ये कौन है, एक महिला है। और इस महिला की ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है, साइमन। तो चलो देखो साइमन क्या कह रहा है। साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो देखो वह मेरे पिता के, देखो इसके साइमन के पिता, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो पिता की एकमात्र बहन तो कौन हो गई, पिता की जो बहन है इसकी क्या बन गई, बुआ बन गई। ठीक है, और इसकी बुआ की कौन है, ये पुत्री। एकमात्र बहन की कौन है, पुत्री। तो इसकी ये कौन है, पुत्री है साहब। मतलब साइमन के बुआ की लड़की है ये। तो वह महिला साइमन से तो से यहां आ रहा है। तो ये साइमन इस लड़की से क्या कहेगा साहब, बुआ जी की लड़की है और बुआ की लड़की या फूफा जी की लड़की है, तो इसको क्या बोलेगा, साइमन। साइमन से किस प्रकार संबंधित है, तो साइमन इससे क्या कह रहा है, क्या मां कहेगा, फुफेरी बहन कहेगा, यस बहन कहेगा ना, क्या बुआ कहेगा, ये रही बुआ। तो देखो क्या कहेगा, ये कह रहा है इससे फुफेरी बहन, फूफा जी की लड़की है साहब। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास। इस प्रश्न में हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर था, बी वाला। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास, ए की मां बी की बहन है, वही प्रश्न ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। तो ए की मां बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है, इजी है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। ए की मां बी की बहन है, तो ये देखो आप, ए की जो मां है ये मां, ये कौन है, बी की बहन है। मतलब ए की मां और बी की बहन है। आगे चलते हैं तो देखते हैं, ए की मां बी की बहन है, ये दोनों बहनें हैं साहब। और ए के लिए ये कौन लग रही है, इसकी मां की बहन है, मौसी है। और सी की बेटी है ये मां, ये किसकी बेटी है साहब, सी की बेटी है। मतलब सी के दो बेटी हैं, एक तो ये और एक ये। आगे चलते हैं, इसके लिए ये कौन लगी, सी नानी है। आगे चले, डी बेटी है बी की, तो बी की बेटी कौन है साहब, इसकी बेटी हो गई कौन, डी।
कंप्लीट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। डी बेटी है बी की और बहन है ई की। चलो जी, ये डी बी की तो बेटी है और ई की क्या है? ये बहन है। कौन? डी। तो ये दोनों क्या हो गई? बहनें हो गई। ये दोनों कौन है? बहनें हैं साहब। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कह रहा है? तो सी का ई से क्या संबंध है? सी का इसका ई से, तो से यहां दे रहा, तो ये इससे क्या कहेगी साहब? तो देखना, ये इससे, ये दोनों इससे कह रही है मां, क्योंकि इसकी बेटी है। और मां की जो मां है, ये दोनों बहनें हैं और इनकी ये कौन है? मां है। तो मां की मां मतलब इसकी क्या हुई? नानी हुई। और जब हम देखें कि इसकी ये बेटी है तो इसका पता नहीं है पुरुष है कि महिला है, तो ये इसके लिए क्या है? नाना है या फिर नानी है, पता नहीं है क्या है, लेकिन दोनों में से एक तो है। और ऑप्शन भी दोनों में से एक कौन सा है? डी वाला करेक्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजीली देखो, 1 to 1 डायग्राम बनाएंगे और आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास। यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा? इजी है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डे और लास्ट डे, किसी भी जो मंथ का या किसी भी ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे में कितना अंतर होता है? केवल सेम टू सेम होता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे। तो यहां कैसे कंप्लीट करने वाले हैं? 15 सितंबर 2000, तो देखते हैं हम, ये 15 सितंबर है और ये 2000 है। फिर 15 सितंबर 2001, सेम वही है 15 सितंबर, लेकिन यहां 2001 में हमें जाना है। अंतर क्या है? 1 वर्ष आगे जाना है। और 1 वर्ष आगे जाना है तो फरवरी किसकी पड़ने वाली है साहब? 2001 की। और ये 2001 क्या है? सिंपल ईयर है। इस दिन आपको दे रखा है शुक्रवार, यहां वार है हमारे पास शुक्रवार। जब हम अगले वर्ष जा रहे हैं उसी तारीख को, तो केवल सिंपल ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है ओनली। सिंपल जो ईयर होता है, सिंपल ईयर, यस, तो सिंपल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। और जो लीप ईयर होगा आपके पास, है ना, लीप वर्ष, उस लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी लाएंगे हम? तो बस ये अंतर है और कुछ नहीं है। क्या है? सिंपल ईयर है तो हम 1 बढ़ाएंगे और लीप ईयर है तो 2 बढ़ा देंगे। यहां देखो 2001 आपका सिंपल ईयर है, तो शुक्रवार में जब मैं 1 बढ़ा दूंगा तो इस दिन कौन सा वार होने वाला है? शनिवार होने वाला है। और अगर यहां लीप ईयर होता तो हम कितने बढ़ा देते? 2 बढ़ा देते। I mean, कौन सा वार हो जाता? फिर रविवार हो जाता। लेकिन यहां करेक्ट आंसर है हमारे पास शनिवार। और कौन सा करेक्ट आंसर है? सी वाला। इजी है, देखो आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 6। एक खास कोड में, यस, कोड एंड टी कोड, एक खास कोड में रेल को 57 चिन्ह में लिखा जाता है, टेप को लिखा जा रहा है 3748, उसी कोड में पेयर को क्या लिखेंगे? तो देखो पेयर को जब कैसे लिखेंगे, ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? देखना है यहां पे जितने अंक, ये रेल देखो, तो रेल का कोड दे रखा है 5, 7, 9 और 6। इसी प्रकार टेप का कोड दे रखा है TAPE, इसका कोड है हमारे पास 3748, या 37 और 48। जितने कोड उतनी संख्याएं, जितने कोड उतनी संख्याएं, तो इसी में से आंसर पूछ रहा है कोड डिकोड का। और यहां पर पेयर का हमें कोड ज्ञात करना है, तो पेयर का कोड क्या होगा? तो P देखो आप, ये P है, P का कोड कितना है? 4 है। A का कोड कितना है साहब? 7 है। I का कोड कितना है? 9 है। और R का कोड कितना है? 5 है। हमारे पास करेक्ट आंसर इसी में से मिल रहा है और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या बना? 4795। और कहां ऑप्शन है? फर्स्ट वाला है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? इजीली हम कर पाए, कोड एंड डिकोड का सवाल है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नंबर 7। जी हां, हमें एक अलग से स्थान को छांटना है, विषम शब्द को छांटना है। और विषम शब्द छांटेंगे तो क्या है? क्या कुरुक्षेत्र अलग है?
क्या हमारे पास सारनाथ अलग है, पानीपत अलग है, या हल्दी घाटी अलग है? यहां पे हमें एक ऑप्शन अलग छांटना है कि कौन सा ऑप्शन अलग है। तो कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत और हल्दी घाटी सब युद्ध स्थल है। कुरुक्षेत्र देखें आप, पानीपत देखें आप, और हल्दी घाटी देखें आप। सबसे मैं यहां से राइट तो हटा दूं, सारे थोड़ा ना राइट है। यहां पे सब युद्ध क्षेत्र हैं, लेकिन ये सारनाथ आपका एक अलग है। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। यस, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है? नंबर 8। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। ये सुनीता है साहब, ये सुनीता, और ये सुनीता को जब मैं गिन रहा हूं इधर से, तो इधर से भी सुनीता का 11वां स्थान है, और जब मैं इधर से गिनता हूं तब भी सुनीता कितने नंबर पर है? 11वें नंबर पर। तो उस पंक्ति में टोटल लड़कियां कितनी है? कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इधर से भी गिन रहे हैं तो सुनीता 11 पे, और उधर से भी गिन रहे हैं तो सुनीता 11 पे। तो टोटल लड़कियां वैसे आप सोचे तो 11 और 11 22 होना चाहिए, लेकिन 22 आपका अनकरेक्ट आंसर है। क्यों अनकरेक्ट है? क्योंकि इधर से भी गिन रहे हैं, उधर से भी गिन रहे हैं। सुनीता को कितनी बार गिन रहे हैं? 2 बार। जब सुनीता को 2 बार गिन रहे हैं तो एक सुनीता को गायब करो। जब भी हमने जोड़ा है तो हम क्या कर देंगे? एक माइनस कर देंगे। तो यहां 22 में से एक कम करता हूं, और करेक्ट आंसर है हमारे पास 21, न कि 22। और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी वाला। क्योंकि दोनों छोर से सुनीता को गिना जा रहा है, इधर से भी 11, उधर से भी 11, तो 22 है, लेकिन सुनीता को एक बार गिना जाएगा। 21 है करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा प्रश्न देखो, एक ना एक तो आएगा, और एक प्रश्न ऐसा आता है तो हमें बोनस देके जाता है, कुछ नंबर देके जाता है। ये फ्री के नंबर हैं। क्या प्रश्न है? यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए साहब, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील कह दें और वकील को सर्जन कह दें, तो अपराधियों को कौन पकड़ने जाएगा? जी हां, करेक्ट आंसर मिला इसमें। अपराधियों को पकड़ने वाला कौन है? कहां गए साहब? पुलिस। अपराधियों को पुलिस पकड़ती है, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर पुलिस थोड़ा ना मानेंगे। पुलिस को क्या कह रहे हैं हम? शिक्षक। तो अपराधियों को पकड़ने कौन जाएंगे साहब? शिक्षक जाएंगे, और करेक्ट आंसर बना हमारे पास शिक्षक। है यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट चले और आगे बढ़े। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, दोनों ही तरह के प्रश्न, केवल इसमें से छांटने, यहां से करेक्ट आंसर देना है हमें। और कैसा प्रश्न है? नंबर 10 और 11 इस आकृति से रिलेटेड है। तो निम्न वेन आरेख की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही आकृति की पहचान करना है। ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है। वेन डायग्राम भी एक तरह का नहीं, 3 तरह के वेन डायग्राम होते हैं सब, पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहां से क्या है हमारे पास। इस वेन डायग्राम में से करेक्ट छांटना है, और संबंध देखना है पति पत्नी और परिवार का। जी हां, इजी है। पति पत्नी और परिवार, पति अलग है साहब, कुछ पति पत्नियां थोड़ा ना रहते हैं, कुछ पत्नियां पति नहीं रहेगी। तो यहां जब हम देखें पति अलग हैं, पत्नी अलग हैं, ये पति है साहब, ये पत्नी है, और ये दोनों किस में रहते हैं? परिवार में रहते हैं। यहां जब हम देखें तो नंबर 10 में हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट है? नंबर ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। नारी, मां और डॉक्टर, तो कैसे बनेगा? यहां हम देखें कि नारी और मां, ए टू जेड कोई सी भी मां हो, सब मां क्या किसके अंतर्गत आ रही है? नारी के अंतर्गत आ रही है। तो यहां पे जब इसका डायग्राम बना के देखें हम, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? यहां जब हम देखें तो ये कौन है? हमारे पास मां, और ये मां किसके अंतर्गत आ रही है? सभी माएं क्या होती हैं? नारी होती हैं। लेकिन आगे चलें तो डॉक्टर देखो। अब जब डॉक्टर देखें तो क्या नारी डॉक्टर नहीं रहती हैं? यहां आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसको यहां लिखूं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि आपको मैं अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड कराऊं, है ना। इसलिए हम एक बढ़िया शानदार आकृति को बनाते हैं। देखते हैं नारी, मां और डॉक्टर। तो इस आकृति को जब कंप्लीट करें 11 नंबर को, तो यहां देखें ये हमारे पास क्या? मां, और सभी माएं क्या हैं? नारी हैं साहब। और नारी और मां दोनों ही डॉक्टर बन सकती हैं। ये देखो, सभी माएं डॉक्टर नहीं होती हैं और सभी नारियां डॉक्टर नहीं होती हैं।
तो कुछ नारियां क्या हैं, डॉक्टर हैं, और कुछ माए क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो ये डॉक्टर वाला प्रतीक चिन्ह है। और ऐसा हमारे पास डायग्राम कहां मौजूद है, ये हमारे पास डायग्राम है नंबर सी वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजीली देखो कितनी आसानी से हम कंप्लीट कर पाए हैं। ये है नंबर 11। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कैसा है, नंबर क्वेश्चन 12 है। यहां जब हम देखें, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? ऐसे क्वेश्चंस में लंबा, मोटा, भारी, पतला, इस तरह के प्रश्न में हम क्या बनाएंगे, नेटवर्क बना देंगे और नेटवर्क से सवाल को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, राकेश नितिन से लंबा है। साहब एक नेटवर्क बनाता हूं। ये कौन है? राकेश है। और राकेश नितिन से लंबा है, तो ये देखो राकेश नितिन से लंबा है साहब, तो ये कौन बन गया? नितिन बन गया। ये नितिन है। राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं। जो राकेश है ये नितिन से तो लंबा है, लेकिन भरत के जितना लंबा नहीं है। कौन? राकेश। मतलब भरत और ज्यादा लंबा है। आगे चलते हैं, लोकेश राकेश से छोटा है। जी हां, लोकेश है ये राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। जो लोकेश है, लोकेश देखते हैं हम, लोकेश कहां है, तो ये राकेश से तो छोटा है साहब लोकेश, तो ये लोकेश यहां भी आ सकता है, लोकेश यहां भी ले सकते हैं। राकेश से छोटा होना चाहिए बस। तो लोकेश है, ये लोकेश, इमेजिन दैट मैंने यहां ले लिया। ये लोकेश है, ये राकेश से क्या है? छोटा है, छोटा हो गया। किंतु गौरव से लंबा है, तो गौरव कहीं भी हो सकता है। गौरव यहां है, गौरव यहां है, लेकिन गौरव से तो ये क्या रहेगा? लंबा रहेगा। इनमें सबसे लंबा कौन है? अब यहां इसने फिल्म उलझा दी, लेकिन इसमें से इसने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि देखो ये लोकेश यहां भी हो सकता था, गौरव यहां भी हो सकता था। यूं लोकेश का यूं नहीं बताया कि ये नितिन से लंबा है या फिर ये नितिन से छोटा है, केवल सबसे लंबा पूछा है, जो क्लियरली हमें दिख रहा है कौन है? भरत। और करेक्ट आंसर बना हमारे पास सी वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजीली हम देखो सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, नंबर 13। सोनिया अपने घर से चली और 4 किमी पूर्व की ओर गई। वही डायरेक्शन और वही दिशा। तो देखो सोनिया को चलाते हैं और सोनिया कहां जा रही है? ये देखो सोनिया जाती है। ये प्लस का चिन्ह, हमें चारों दिशाएं निश्चित रूप से दिख रही हैं। ये हमारे पास पूर्व है, ये पश्चिम है, हिंदी में लिख देता हूं, है ना, नहीं तो आप सोचेंगे ये क्या लिखा है। ये हमारे पास पूर्व है, ये हमारे पास पश्चिम है, ये उत्तर है और ये हमारे पास दक्षिण है। चारों दिशाएं जब हम देखें तो सोनिया अपने घर से चली और 4 किमी पूर्व की ओर गई। ये घर है इसका, ये 4 किमी कहां चली गई? पूर्व की ओर चली गई। आगे चलते हैं, तब वह बाएं घूमी और 4 किमी चली। बाएं जाए तो इधर जाए, और कितनी चल रही है? वापस 4। फिर आगे चलें, फिर वह दाएं घूमी और 4 किमी चली। दाएं चलाएं, इधर चलो साहब, ये दाएं घूमी और कितनी चली? 4 किमी चली। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? तो देखो ये प्रस्थान स्थल से इसको देखना है कि कितनी दूर है साहब। ये यहां जब हम प्रस्थान स्थल से देखें कि यहां से कितनी दूर पहुंच गई है, तो यहां से इसकी सीधी दूरी ज्ञात करना है। जब सीधी दूरी ज्ञात करें तो यहां पर इम्पॉसिबल है कि इसकी सीधी दूरी कहां से लाए। बाएं घूमी, फिर यह चली, फिर यह दाएं घूमी और 4 किमी चली। प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो इसकी प्रस्थान स्थल से जब हम दूरी देखें तो हम यहां डायरेक्टली इसकी दूरी को ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमेजिनेशन में हम इसकी दूरी देखें तो 4 तो ये, और यहां से यहां इसकी 4 चल रही हैं, तो यह प्रस्थान स्थल से यहां पर है, मतलब यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 8 किमी है। केवल एक इमेजिनेशन, डायरेक्ट यहां से सीधी दूरी हम ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसकी दूरी कितनी है? 8 किमी है, क्योंकि 4 ये दूरी और 4 आगे वाली दूरी, कितनी दूरी हुई टोटल? 8 किमी चली है, 8 किमी दूर है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, नंबर 14। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। 2 मित्र हैं, रमन है और अर्जुन है, आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे।
कौन सा समय है साहब? सूर्यास्त का समय। क्या सूरज पूर्व दिशा में रहेगा? नहीं। सूर्यास्त के समय सूरज कहां पे है? ये देखो, सूरज ये चमक रहा है पश्चिम दिशा में और ये अपनी किरणों को इधर फेंक रहा है। देखो, कौन? सूरज। और जब सूरज की किरणें पश्चिम से इधर की तरफ जा रही हैं तो सभी की परछाई भी इधर की तरफ जाएगी। आगे चलते हैं। अर्जुन और रमन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यदि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है, रमन की परछाई पड़ रही है साहब बाएं ओर, तो रमन यहां नहीं बैठ सकता है। अगर रमन का मुंह उधर है तो परछाई इधर पड़ेगी, रमन अगर इधर देख रहे हैं तो परछाई पीछे पड़ेगी। ये दोनों इस तरीके से बैठे हुए हैं साहब, ऐसे बैठे हैं ये दोनों, ऐसे दिख रहे हैं ना, बढ़िया। ये ऐसे बैठे हैं दोनों इस तरीके से। तो क्या कह रहा है? देखो, रमन की परछाई ठीक उसके बाएं ओर गिर रही है, तो ये रमन नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी परछाई इधर गिरेगी तो ये दायां तरफ है। रमन ये है क्योंकि इसकी परछाई कहां गिर रही है? बाएं तरफ। तो ये है हमारे पास रमन। और जब ये रमन है तो ये कौन है? फिर उसका मित्र अर्जुन है। और जब हम देखें तो अब क्या पूछ रहा है? तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है? अर्जुन किधर देख रहा है साहब? उत्तर की तरफ देख रहा है। और हमारा करेक्ट उत्तर भी क्या है? डी वाला। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 15 और 16। ये इस आकृति से रिलेटेड है, ये वेन आरेख से रिलेटेड आकृति है। ये अलग तरह का वेन आरेख है। एक और आकृति में यदि वर्ग को पहलवान कहें, जी हां, वर्ग कहां है? ये। और ये कौन है हमारे पास? पहलवान। शायद आपको नहीं दिखे होंगे पहलवान। अब देखो, आपको पहलवान दिखते हैं अच्छे से। ये देखो, ये कौन है? पहलवान। ये पहलवान है साहब। आगे चलते हैं हम और गोला सैनिकों को दिखाता है। ये सैनिक गोले फेंक रहे हैं। ये कौन है हमारे पास? सैनिक। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, त्रिभुज किसानों को प्रदर्शित कर रहा है। ये सब किसान हैं, ये किसान। तीन आकृतियों के नाम बताए और तीनों आकृतियों में हमारे पास संख्याएं हैं। अब यहां केवल सवाल तो कुछ पूछा नहीं, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हमारे पास क्या है? देखो, ऐसे कितने आदमी हैं जो पहलवान, सैनिक और किसान तीनों हैं? पहलवान को भी, सैनिक को भी और किसानों को भी, तीनों को प्रदर्शित करने वाली हमारे पास संख्या कौन सी है? तो ऐसी संख्या देखो, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत और इसके अंतर्गत, तीनों के अंतर्गत आने वाली संख्या है हमारे पास 14। और करेक्ट आंसर है 14। कहां है 14? ढूंढते हैं, ये 14 है। और यहां करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास सी वाला। आगे चलते हैं और अगले एक और प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि इसमें से दो प्रश्न हैं हमारे पास। ऐसे कितने पहलवान हैं जो किसान भी हैं? किसान और पहलवान दोनों को बताने वाली संख्या देखना है साहब। 9, 14, 23 और 25, इनमें से आंसर आएगा। तो किसान और पहलवान, ये देखो, किसान और पहलवान को बताने वाली संख्या, मैं सैनिक को भी नहीं लेता हूं। और किसान और पहलवान को बताने वाली संख्या कौन सी है? 9। जबकि सैनिक को मैंने हटा दिया और किसान और पहलवान को बताने वाली संख्या 9 है। और हमारा करेक्ट आंसर भी क्या बनेगा साहब? 9 बन गया। और यहां करेक्ट आंसर बना ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? अगला प्रश्न हमारे पास कैसा आ रहा है? ये अगला प्रश्न है नंबर 17। एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरे हैं साहब। बतख 2 पैर, बकरे 4 पैर, कुल मिलाकर 77 तो सिर बन रहे हैं। सिर कितने हैं हमारे पास? 77, 77। और पैर कितने हैं हमारे पास? पैर हैं यहां पर 224। तो बतखों की संख्या बताना है। बतख मतलब 2 पैर। और सबसे पहले हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी 2 पैर वाले का आएगा। बतखों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? हम सिर को दुगना कर देंगे और पैरों को आधा कर देंगे, बस। तो यहां पर देखो, 77 के दुगने लिखता हूं मैं, और कितने हो जाते हैं? 7, 2, 14, फिर 7, 2, 14 और 1, 15। आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं इनको आधे करता हूं, तो 1, 1 और 2। तो मुझे बस आपस में दोनों को घटाना है और मेरे पास बतखों की संख्या आ जाएगी। कैसे लाऊंगा? यहां देखो, मैं लाया हूं 2, यहां लिख देते हैं, बहुत जगह अपने पास। फिर यहां देखें 4,
बस 42। हमारे पास जो बतखों की संख्या है वो कितनी है? 42। और करेक्ट आंसर कौन सा है? बी वाला। अगर हमसे इसमें यहां बकरों की संख्या भी पूछता तो बकरों की संख्या में कैसे लाता? बतख मेरे पास है तो बकरे आ जाएंगे। टोटल सिर 77 हैं तो मैं 77 में से किसको घटा देता? सिरों में से बतखों के सिरों को घटा देता। तो बतख है मेरे पास 42 और यहां पर माइनस करते ही हमारे पास क्या आ जाते? हमारे पास बकरों की संख्या आ जाती। करते रहना आप माइनस, आपको आता है वैसे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं नंबर 18। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर होगी या कितनी बजे फिक्स समकोण को दर्शाएगी? तो यहां कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हमें फिक्स समय बताना है जब समकोण बनेगा 7 बजे से 8 बजे के बीच में। तो यहां कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं? इजी है। देखो यहां जब हम सॉल्व करेंगे, ये घड़ी से रिलेटेड सवाल है। समकोण, विपरीत कोण, अतिव्यापन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हर एग्जाम में आते हैं। चाहे आप एसएससी से लेके बैंक तक का और बीएसटीसी से लेके आप पीटीईटी तक का कोई सा भी एग्जाम दे लें, हर एग्जाम में आपको इस तरह के प्रश्न मिलते हैं। आप सोचे डेंजर हैं? ना बाबा ना। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यहां हमें समकोण देखना है तो 60/11 इंटू बजे कितनी बज रही है? 7 प्लस माइनस और 3 लिखूंगा मैं। अगर विपरीत कोण होता तो मैं यहां 6 लिखता और अतिव्यापन होता तो केवल मैं यहां कुछ नहीं लिखता, 60/11 इंटू बजे लिखता। मैं किसको ज्ञात कर रहा हूं? समकोण को। तो 60/11 इंटू, सबसे पहले माइनस करेंगे। अगर इजीली माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे और माइनस नहीं हो रहा है तो फिर प्लस को लाएंगे। तो यहां इजीली माइनस हो रहा है, 4 आएगा तो 6 चौक 24, 240/11 और 11 का भाग देता हूं मैं। 11 2 22, 2 बच गए 20 हो गया, 11 एकम 11 और ये 9 और ये बटे 11, 11 बच रहे हैं। आगे जब हम देखें तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया समकोण का कि 7:21 सही 9/11 मिनट। और हमारे पास करेक्ट आंसर ये बन रहा है बी वाला। ये करेक्ट आंसर है 7:21 सही 9/11 मिनट। क्या है ये? मिनट। ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास 19वां प्रश्न। एक घड़ी में 4:30 हुए हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब बज रहे हैं घड़ी में 4:30। ये हमारे पास दिशाएं और दिशाओं के बीच में ये घड़ी। अब 4:30 हो रहे हैं तो देखो मिनट की सुई की भी शर्त है। 4:30 तो हो रहे हैं लेकिन मिनट की सुई की शर्त है कि ये पूर्व की ओर होना चाहिए। अब 30 मिनट कहां होते हैं? 6 पे। तो मतलब पूर्व में कौन है? 6। ये मिनट की सुई पूर्व में है तो मतलब 6 कहां पे है? पूर्व में। शर्त दे रखी है मिनट की सुई किस दिशा में है? पूर्व में। अब 6 यहां है तो 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 और 3 4 और 5। ये घड़ी है आपके पास। अब 4 बजाना है साहब। ये 4 बजे हैं, ये 4 देखो 4:30 हो रहे हैं तो यहां हमें देखना है घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखो आपको दिशा दिख रही है और क्या दिशा दिख रही है? उत्तर और पूर्व दिशा। तो करेक्ट आंसर उत्तर पूर्व मतलब बी वाला आंसर है। ये पूर्व है और ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। कितनी इजीली हम सवाल को सॉल्व कर पाए, बस घड़ी को यूं जमा दिया। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास नंबर 20। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अरे वाह, त्रिभुज गिनना है। आकृति देखो कितनी शानदार सुंदर सुंदर आकृति है। कैसे गिनेंगे त्रिभुज? इस प्रकार की आकृतियों में ये देखो यहाँ पे कितने गैप हो रहे हैं? 1, ये 2 और ये 3। जब 3 गैप है तो तीनों को प्लस कर देंगे। क्या हो रहा है? 2 1 3 और 3 6। और ऊपर भी ये सिचुएशन है 1 2 और 3, ऐसा का ऐसा ही गैप बन रहा है साहब। क्या बन रहा है यहाँ पे? 1 2 और 3। यहां भी प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 मतलब कितने बन गए? 6। और टोटल त्रिभुज जब हम देखें तो टोटल त्रिभुज हमारे पास कितने हैं? तो 6 और 6 कितने त्रिभुज हैं? टोटल 12 त्रिभुज हैं।
और यहां पर 12 वाला मतलब करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। इजीली कर सकते हैं, एक लाइन और खींच दूं भले में और आंसर आ जाएगा। कितनी ही लाइन बना दें आंसर आ जाएगा, केवल प्लस करना है बस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 21। नीचे दिए गए पासे में हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा? हरे कलर के विपरीत कलर लाना है हमें कि हरे कलर के विपरीत कौन सा कलर है। तो यहां हम देखें कि हरा कलर किस किस जगह है। जब हरे कलर को हम देखेंगे तो देखो ये हरा कलर एक जगह, ये हरा कलर है हमारे पास, ये एक जगह। आगे चलें और कहा है हरा कलर, हरे कलर ही टारगेट है हमारा हरा कलर, या हरा कलर दूसरी जगह। और दोनों जगह हरा कलर है तो दोनों पासों में आप कंपैरिजन कर ले, दोनों पासों में तुलना कर ले। 3 पासों से हमें घबराना नहीं है। देखो हरा और हरा, फिर नीला, नारंगी, इन दोनों पासों में जब तुलना करेंगे, जब दोनों पासों में एक कलर मिल रहा है, कौन सा कलर? हरा कलर। पेन यही ठीक है, देखो अच्छा लग रहा है, शानदार, लाल लाल। तो देखो हरा कलर जब दोनों पासों में मिल रहा है तो कॉमन है हमारे पास हरा। एक अंक उभयनिष्ठ है यहां पर। इसको घड़ी की दिशा में मैं तुरंत जमा दूंगा, और जब तुरंत मैं इसको घड़ी की दिशा में जमाऊंगा तो मेरा आंसर यूं ही आ जाएगा। देखते हैं, हरे के बाद घड़ी की दिशा में नीला है और नीले के जस्ट बाद कौन सा है? नारंगी है। आगे चलता हूं और यहां पर इधर देखते हैं, हरे के बाद रजत है और रजत के जस्ट बाद कौन सा है? लाल है। तो नारंगी का अपोजिट लाल, नीले का रजत है, लेकिन हरे का ही अपोजिट ज्ञात करना है। तो हरे का अपोजिट कौन सा होगा? क्या नारंगी होगा? नहीं होगा, लाल का अपोजिट है। लाल है, नारंगी का अपोजिट है। रजत है, रजत नीले का अपोजिट है। लेकिन बैंगनी ये कहां से आया? ये बैंगनी ही किसका अपोजिट है? हरे का। ये बैंगनी रंग है, ये किसका अपोजिट है? हमारे पास हरे का। और करेक्ट आंसर भी कौन सा है हमारे पास? डी वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो जो पूछे उसी से तुलना कर दो अगले पासे की। और यहां देखो नारंगी है, लाल है, बैंगनी भी दे रखा और यही अपोजिट था हरे का। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कितना शानदार प्रश्न है। देखो कैसे इसको चुटकियों में हम सॉल्व करने वाले हैं। दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान की जगह कौन सा अंक आएगा? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कितनी आसान ये है और कितनी आसान प्रश्न है। क्यों? क्योंकि हम देखते ही तो पहले घबरा जाएंगे, साहब क्या हो रहा है। लेकिन देखो ठंडे माइंड से अगर इसको सॉल्व करें तो हर श्रृंखला के प्रश्न को हम सॉल्व कर पाएंगे। कैसा है? यहां देखो, यहां डिफरेंस कितना है हमारे पास? 2 का डिफरेंस है। यहां देखें हम 4 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस होना चाहिए इस हिसाब से? तो 2, 4 और फिर 8 का। जब 8 का डिफरेंस हो जाएगा तो 11 और 8 कितने हो जाएंगे साहब? 19, 19। फिर आगे भी चेक करें, आगे कितने का गैप होना चाहिए? आगे होना चाहिए 16 का। तो 19 में 16 जुड़ने चाहिए तो 35 आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ 5, 1 और 3 आ गया साहब। तो यहाँ कौन सा अंक आना चाहिए? यहाँ निश्चित रूप से कौन सा अंक आना चाहिए? डी वाला। और 19 आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कैसा है? A1 अगरबत्ती का पैकेट आता है। D 4 है। G देखो, G में तो 7 यूं ही छिपा रहता है। ये देखो G 7 है ना। इनके क्रमांक लिख रहा हूं मैं, सही क्रमांक क्या है। और आगे चलें तो J कितने नंबर पर? 10 नंबर पर। तो क्या प्रॉब्लम है यहां पर? इसकी प्रॉब्लम देखते हैं। यहां देखो +3, यहां देखो +3 और यहां देखो +3, तो आगे भी +3। तो 10 और 3 कितने बनने वाले हैं? 10 और 3 बनने वाले हमारे पास 13। और 13 बोले तो 13 का मतलब क्या लिखते हैं हम? तो देखो ये 13 13 और 13 का मतलब एबीसीडी में 13, मतलब मैं तेरा हीरो। कौन आ गया? एम आ गया। और करेक्ट ऑप्शन कौन है? ए वाला। कंप्लीट है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास नंबर 24। एक सीधी पंक्ति में नेहा बाएं से 17वें नंबर पर है। इनमें आप दाएं और बाएं को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि हम सवाल को बहुत इजी तरीके से करेंगे। एक सीधी पंक्ति में नेहा बाएं से 17वें नंबर पर है। ये नेहा है और नेहा का स्थान है 17। दीक्षा दाएं से 25वीं है। ये दीक्षा है साहब।
और ये दीक्षा दाएं से किस नंबर पर है? 25वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदलती हैं, स्थान चेंज कर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, तो नेहा दाएं से 21वीं आ गई। अब दाएं नहीं लिखेंगे इसको, इसके क्रमांक इसकी जगह लिख दो बस। नेहा का नया क्रमांक है 21वां। अतः पंक्ति में कुल छात्राओं की संख्या क्या हो गई? अगर हमसे पूछता दीक्षा का नया स्थान, तो यहाँ कितने बढ़ रहे हैं साहब? +4 हो रहे हैं। तो दीक्षा का नया स्थान कौन सा आ जाता? 29 आ जाता, +4 करते। लेकिन टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है, तो टोटल स्टूडेंट कैसे लाएंगे? एक का पुराना और एक का नया स्थान, उसमें से क्या घटा देंगे? 1, तो कुल आ जाएगा। कुल कैसे लाएं? यहां मैं कुल लाता हूं, देखो। तो टोटल जब लाएंगे तो एक का पुराना स्थान देखेंगे 17, तो नया स्थान यहां लेना पड़ेगा 29वां। तो देखो 17 और दूसरे का नया स्थान 29 और -1। जब दोनों को कंप्लीट करें तो 9 और 7 16, 1 2 1 3 और 1 4, 46 में से 1 गया तो नया आंसर बना हमारे पास 45। आप गलती से अगर इन दोनों को भी जोड़ देते, दीक्षा का पुराना और नेहा का नया स्थान, तो 21 और 25 वही बन रहे थे 46, और 1 घटाएंगे तो वही 45। कहां है साहब 45? और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास 25 किस तरीके से सॉल्व हो रहा है? निम्न का सार्थक क्रम क्या होगा? सार्थक क्रम जमाना है, सही क्रम जमाना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले अध्ययन करेंगे, पुस्तकें लाएंगे, परीक्षा देंगे, या छात्र हैं या परिणाम है? जी हाँ, छात्र रहेंगे तभी तो पुस्तकें आएगी। छात्र क्या लाए? पुस्तकें लाए साहब। पुस्तकें लाने के बाद ये नंबर 1 छात्र है, नंबर 2 पे पुस्तकें हैं, फिर नंबर 3 पुस्तकें लाके अध्ययन करने लग जाएंगे, तो ये 1 आ गया। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास परीक्षा देंगे साहब, ये कौन से? चौथे नंबर पे आ गया। परीक्षा मतलब 3 है, और फिर परिणाम आ जाएगा, और परिणाम का मतलब 5 है। तो छात्र क्या करेंगे? पुस्तकें लाएंगे, अध्ययन करेंगे, परीक्षा देंगे, और परिणाम आएगा 42 135, और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी वाला। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास किस तरह का है? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मान है? क्या मान है साहब? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमें लाना है क्वेश्चन मार्क। वाह वाह, कितना शानदार प्रश्न है। देखो इसके लिए तो मुझे ये वाला पेन लेना चाहिए। देखो कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है? तो यहां देखें 3 का कंपैरिजन हो रहा है 10 से। तो जब हम देखें कि 3 को किस में हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 का मैंने स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर है हमारे पास 9 और +1 हो गया, तो कितने बन गए? 10। 4 देखें हम, 4 का स्क्वायर देखें तो 16 और +1 देखें तो 17 हो गए। आगे देखो सामने 5 का स्क्वायर देखें तो 5 का स्क्वायर +1 देखें तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 बन गए। ऐसे ही 7 का लाना है, तो 7 के लिए करेक्ट आंसर 7 का स्क्वायर +1, तो 49 + 1 = 50, और 50 कहां लगानी है? ये देखो डी वाला आपका करेक्ट आंसर है ना। इजी। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास 27, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या बात है, ये है हमारे पास न्याय से रिलेटेड प्रश्न। इससे रिलेटेड कथन निष्कर्ष भी आते हैं। तो ये न्याय से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे दिया गया है? प्रश्न 27 से 29 3 प्रश्न है, 27 28 और 29। निम्न प्रश्नों में 2 कथन और 2 निष्कर्ष हैं। सही उत्तर का चयन निम्नानुसार करना है। यदि निष्कर्ष 1 निकलता है, निष्कर्ष फर्स्ट राइट है, तो ए ऑप्शन लगाना है। निष्कर्ष सेकंड राइट है तो बी ऑप्शन लगाना है, और यदि दोनों ही राइट है निष्कर्ष तो सी लगाना है, और दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हैं तो कौन सा ऑप्शन लगाना है? डी ऑप्शन लगाना है। तो कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं हम? देखो क्या प्रश्न है। सभी तोते कथन दे रखा और निष्कर्ष है। कथन से डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष से राइट गलत करेंगे, कौन सा करेक्ट है? सभी तोते कबूतर हैं, ये देखो सारे तोते क्या बन गए साहब? कबूतर बन गए। ये कबूतर हैं, देखो। आगे बढ़ते हैं, और कोई कबूतर और तोता मेज नहीं है, तो ये मेज अलग बन गया साहब। जब कोई भी कबूतर और कोई भी तोता मेज नहीं है तो मेज अलग बना दिया।
अब निष्कर्षों को देखते हैं इस डायग्राम से रिलेटेड। सभी कबूतर मेज हैं, क्या सारे कबूतर मेज बन रहे हैं क्या? ना बाबा ना। कोई भी तोता मेज नहीं है, कोई भी तोता मेज नहीं है ना। यस, और यही करेक्ट है। अगर ए राइट होता, ए कब राइट होता? जब अगर ए राइट होता तो मैं क्या निष्कर्ष, क्या ऑप्शन लगाता? ए। और अगर दूसरे वाला राइट है तो मैं यहां क्या ऑप्शन लगाने वाला हूं? बी। और अगर दोनों ही राइट होते तो मैं सी लाता, और दोनों गलत होते तो मैं डी लाता। वहां देखें, निष्कर्षों को पढ़े हमने। आगे चलते हैं और अगला कथन, सभी लड़के रोबोट हैं। ये सारे लड़के क्या बन गए? रोबोट बन गए। ये रोबोट हो गए साहब। आगे बढ़ते हैं, देखो सभी लड़कियां रोबोट हैं। जी हाँ, कहां लिखूं मैं? इसी में मैं यूं नहीं कर दूंगा, लड़कियां लिख दूंगा। आगे लिखते हैं ये लड़कियां, सारी लड़कियां, ये लड़कियां भी क्या बन गई साहब? रोबोट बन गई। लड़कियां और लड़के सब रोबोट हैं। अब यहां निष्कर्षों को देखते हैं। कुछ रोबोट लड़के हैं, जी हाँ कुछ रोबोट लड़के हैं, यहां से कुछ हमारा करेक्ट है और ये पहला वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है कुछ रोबोट लड़कियां हैं, कुछ रोबोट लड़कियां हैं। यस, ये भी करेक्ट है। जब दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? सी। और अगर हमारे पास दोनों ही अनकरेक्ट होते तो हम डी को लाते, देखा है हमने। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न और कथन निष्कर्ष से रिलेटेड, आई मीन न्याय से रिलेटेड अंतिम प्रश्न नंबर 29। कथन है सभी पत्थर घड़ियां हैं। ये पत्थर है साहब, दिख रहा है ना? पत्थर है, कितना बड़ा पत्थर है, देखो ये सारे पत्थर क्या हैं? घड़ियां। पत्थरों को घड़ियां बता दिया, मानना पड़ेगा, मजबूरी है। आगे देखें, सभी घड़ियां बाल हैं। अरे वाह, इस पत्थर को काट के बना देता हूं, बहुत बड़ा बनाता हूं साहब, बहुत बड़ा बनाता हूं। देखो सभी घड़ियां क्या हैं? बाल। जानते हैं ना? हाँ, आगे देखो, यहां जब हम देखें तो ऐसी आकृति बन रही है हमारे पास। सभी बाल पत्थर हैं क्या? सारे बाल पत्थर हो रहे हैं ना, तो गलत है। आगे कुछ घड़ियां पत्थर हैं, कुछ घड़ियां पत्थर हैं। इस पोजीशन में हमारा कुछ करेक्ट होता है, और यहां जब ये करेक्ट है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी वाला। और अगर एक पहले वाला करेक्ट होता तो ए ऑप्शन लगाते। आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कैसा है? नंबर 30। एक बड़े घन की भुजा 21 सेमी है साहब। बड़ा घन है 21 सेमी का। यहां मैं n को लाता हूं पहले, और n ऐसी संख्या लाऊंगा जिससे मेरा सवाल आगे आने वाला है। एक बड़े घन की भुजा 21 सेमी है, जिसे लाल कलर से पेंट किया गया है। पूरा जो घन है वो लाल कलर से पेंट कर दिया। इस बड़े घन के 3-3 सेमी के छोटे छोटे घनाकार टुकड़े किए, 3-3 के टुकड़े किए, तो क्या आया मेरे पास? 7। यस, n का मान मेरे पास 7 आ गया। 3-3 सेमी के टुकड़े करने पर ऐसे टुकड़े कितने होंगे जिनमें 2 सतह पर लाल रंग रहेगा? अगर एक सतह की कहता तो मैं क्या लिखता? 6n-2 का स्क्वायर। लेकिन यहां मैं 2 सतह पर करेक्ट वाला देख रहा हूं, तो 2 सतह पर करेक्ट वाला कैसे देखूंगा? 2 सतह पर करेक्ट वाला कैसे कंप्लीट करते हैं? 12n-2 का स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहां जब हम देखें 12n है हमारे पास 7 और -2, तो यहां जब हम देखें तो 12 into 5, और यहां कितने बन गए? 60। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 60 ये रहा, सी वाला करेक्ट है। और यहां पर जब 2 सतह की जगह अगर एक सतह की कहता तो एक सतह पर कैसे लाता मैं? 6n-2 का स्क्वायर से लाता। और यहां अगर 3 सतह की कहता, ये एक सतह है, 3 सतह की कहता तो मैं करेक्ट आंसर 8 लाता। तो इस प्रकार हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखो निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यहां भी त्रिभुज देखना है। तो ये सिंगल त्रिभुज हमारे पास एक त्रिभुज है, और इसके अंतर्गत जब वापस त्रिभुज बन जाता है तो ये कितने और बना देता है? नए 4 त्रिभुज और बना देता है। तो अगर मैं ऐसे भी इसको गिनूं तो 1
2 3 4 और 5 त्रिभुज बन रहे हैं साहब। तो यहां फिर इसके अंदर अगर मैं एक और त्रिभुज बना दूं तो 4 और नए बन जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। जैसे अंदर त्रिभुज जाते जाएंगे कितने बनते जाएंगे? 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बनते जाएंगे। तो यहां पर इस त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज था, इसके अंदर बनते ही 4 और बन गए, 1 2 3 एंड 4, 4 और बन गए तो 5 त्रिभुज बन गए ये, और यहां करेक्ट आंसर है सी वाला। फिर अगर मैं एक और अंदर बना दूं तो यहां 4 और कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास नंबर 32। एजुकेशन शब्द के 2 वर्णों के कितने युग्म में उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी की वर्णमाला में होते हैं? एजुकेशन देखते हैं, ये EDUCATIO और N, यहां इनके बीच में उतना ही गैप जितना अंग्रेजी के अक्षरों के बीच में होता है। तो देखते हैं EFGHIJKLM नहीं बन रहा है, DEFGHI, तो देखो यहां पर D के बाद EFGHI, तो एक तो ये बन गया। U के बाद VWXABC ना, CDEFGH ना, ABCDE ना, T के बाद देखूं मैं तो देखो UVW, इसके बाद कौन सा हो रहा है? O के बाद देखें तो यहां भी नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं, इसको यूं उल्टा सॉल्व करते हैं, N O, आगे देखते हैं तो N के जस्ट बाद क्या आता है साहब? O, N14 एंड O15, तो एक ही आ रहा है। आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 33। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर के दाएं और चौथा अक्षर कौन सा होगा? अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला इधर से चलती है बाईं तरफ से, लेकिन ये कह रहा है दाईं ओर से 13वां अक्षर, तो दाईं तरफ से 13वां अक्षर कौन सा होगा साहब? दाईं ओर से जब हम देखें तो 13वां अक्षर, तो दाईं ओर से 13वां अक्षर है हमारे पास 27 माइनस 13, और दाईं ओर से 13वां अक्षर है हमारे पास कौन सा? 14वां अक्षर, और ये है हमारे पास N। ये N हमारे पास दाईं ओर से गिने तो 13वें नंबर पे आएगा, क्योंकि 27 में से घटा देंगे दाईं ओर की, कहीं उल्टा कहें तो। आगे देखते हैं तो 13वां अक्षर है, और 13वां अक्षर कौन सा बना हमारे पास? 14। अब देखो इस अक्षर के कहां जाना है? दाईं तरफ, तो दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, और बाईं तरफ जाएंगे तो अक्षर माइनस हो जाते हैं। तो यहां मैं प्लस करता हूं, ये 14 था, और यहां प्लस करता हूं तो देखो 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा, तो 4 नंबर पे जाता हूं और कितना हो गया? 18वां। तो 18वां अक्षर कौन सा होगा? 18वां अक्षर इजीली आ जाएगा। देखो 18 कैसे, मतलब राजकुमारी कितने की होती हैं? 18 की, और युवराज कितने का होता है? 21 का, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में U 21 पे आता है और R 18 पे आता है, मतलब राजकुमारी कितने की है? 18 की। अरे 18 की राजकुमारी छोड़ो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी वाला। आगे आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को सॉल्व करें, नंबर 34। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 3 हो? 6 का टारगेट है हमारे, और 6 का टारगेट क्या है? ऐसे 6 जिनके पहले तो 7 होना चाहिए और जिनके बाद में 3 होना चाहिए। 763 को देख लो और कुछ नहीं है। तो 6 देखेंगे, ये 6, आगे देखें 6, ये है पहले 7 और बाद में 3, यहां नहीं है। यहां देखो पहले 7 नहीं है, 6 देखो पहले 7 बाद में 3 नहीं है, फिर देखो 6, ये 6 पहले 7 और बाद में 3 है, एक ये सिचुएशन है हमारे पास। और 6 देखो पहले 7 और बाद में 3, ये 6 देखो ये भी नहीं है। कितने ऐसे 6 हैं जिनके पहले 7 और बाद में 3 हो? और बच रहा है क्या? कहीं नहीं है ना, दूर दूर तक। तो ऐसे 6 जिनके पहले 7 और बाद में 3 हो, तो यहां पर केवल एक है, और करेक्ट आंसर कौन सा है? ए वाला। ए, यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को?
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। देखो कैसा प्रश्न है हमारे पास। नंबर 35, सचिन कपिल से लंबा है, वही नेटवर्क जो हमने पहले बनाया। देखते हैं, ये सचिन है और ये सचिन किससे लंबा है? कपिल से लंबा है। ये सचिन किससे लंबा हो गया साहब? कपिल से लंबा हो गया। ये कपिल से लंबा हो गया, दिख रहा ना? सचिन लंबा दिख रहा है कपिल से। अमर प्रभात से लंबा है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, एक तरफ बना लेता हूं। ये अमर है और ये किससे लंबा है? प्रभात से लंबा है। आगे बढ़े हम, परंतु कपिल जितना लंबा नहीं है, अमर है ना? ये प्रभात से तो लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन ये कपिल के जितना लंबा नहीं है अमर, मतलब कपिल से क्या है? छोटा। तो ऑटोमेटिक अमर यहां आ गया और अमर यहां है तो प्रभात ऑटोमेटिक कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। आगे चलते हैं, प्रबोध सचिन से लंबा है, सचिन से भी लंबा कौन हो गया? प्रबोध हो गया। आगे आगे होता है क्या? तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? अरे सबसे छोटा जाके देखो कौन बना है? ये प्रभात ही सबसे छोटा है। और प्रभात जब सबसे छोटा है तो करेक्ट आंसर भी करेक्ट आंसर सबसे छोटा थोड़ी रहता है। एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रभात देखो कहां पे है और करेक्ट आंसर कौन सा है? ए वाला। आगे आगे होता है क्या? अगला प्रश्न हमारे पास नंबर 36 और कैसा प्रश्न है? 5 मित्र हैं, मित्र भी कौन है? पी, क्यू, आर और एस हैं और टी हैं। तो पी, क्यू, एस, आर, टी हैं। अब इनको ऊंचाई के बढ़ते क्रम में रखा गया है साहब। आर का क्रम चौथा है। आर किस नंबर पे है? 4 नंबर पर। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 मित्र हैं और ऊंचाई के चौथे क्रम पर कौन है? आर। 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पर कौन हो गया? आर हो गया। तथा एस, टी और पी के बीच में है। एस कहां पे है साहब? टी और पी के बीच में। तो मैं यहां लिख लूं एस टी के और पी के बीच में है। अब पता नहीं है पी इधर है कि टी इधर है, करेक्ट नहीं है, हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने एक तरफ लिख दिया। एस कहां है? टी और पी के बीच में है। टी सब में छोटा है साहब। अब टी सब में छोटा है तो टी कहां आ गया? यहां आ गया, क्योंकि यहां से बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, ये चौथे नंबर का है यार। जब टी यहां है तो ये एस और ये पी कहां पे हो गया? यहां पे हो गया। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और बच रहा है। कौन बच रहा है? क्यू और बच रहा है। तो जब हम देखें कि सबसे लंबा कौन है तो सबसे लंबा ऑटोमेटिक दिख रहा है। कौन है? क्यू। और क्यू करती है नखरे 17। क्यों 17 नंबर पे आया ना? करेक्ट आंसर कौन है हमारे पास? बी वाला। ये 5 मित्रों वाला सवाल है और करेक्ट आंसर बना हमारे पास क्यों। आगे बढ़ते हैं, देखो तो अगला प्रश्न हमारे पास कैसा है? नंबर 37, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं है। ऊपर से खिलाड़ी की स्थिति नंबर 8 पे है और आगे चलें तो नीचे से खिलाड़ी की स्थिति 84 है। अभी कुछ समय पहले हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम उसकी तरह है। खिलाड़ी की स्थिति ऊपर से है 8वीं और तल से खिलाड़ी की स्थिति है कौन सी? 84 नंबर पे खिलाड़ी है। जब हम देखें तो कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं? प्रतियोगियों की कुल संख्या, टोटल संख्या, तो टोटल का मतलब प्लस और प्लस का मतलब कितने हो गए? यहां पे देखते हैं कितने? 92। और यहां पे जब 92 है तो मैं y-1 करूंगा, क्योंकि इस एक खिलाड़ी को कितनी बार गिना गया है? 2 बार गिना गया है और 2 बार गिना गया है, इसलिए मैंने एक माइनस किया। याद आया होगा, ऐसा सवाल किया था हमने। तो करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी वाला 91। और अगला प्रश्न नंबर 38, ड्रामा। इसको ये बोल रहा है तो वर्ड को क्या बोलेंगे? अरे साहब क्या है, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ड्रामा देखें, ड्रामा ये DRAMA और ड्रामा को बोला इसने AVXO और X।
क्या डिफरेंस है वही डिफरेंस उसमें होगा। यहाँ देखो D4 A1, राजकुमारी 18 की है, वेरी बेस्ट ओमेन 22 और 23 की है। यहाँ देखे A1 है, X 24 है, M मैं तेरा हीरो और O मोदी जी वाला 15। मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख दूंगा, ये देखो कितने आए नंबर 1 और ये 24। यहां देखो -3, यहां देखें प्लस कितने बढ़ रहे हैं 18 के बाद 19 20 21 22 4 बढ़ रहे हैं। आगे देखें ए, यहां पर 1 और यहाँ 24 बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। तो देखें एक के बाद Z है, Y है और X है, -3 है। आगे चलते हैं, यहां देखें हम 13 14 एंड 15 प्लस कितने हो रहे हैं 2। ये देखो यहां पर मैं +2 को लिखता हूं, ये +2 है। आगे आगे होता है क्या, यहाँ 1 और फिर वही 1 से डायरेक्ट क्या हो रहा है x बन रहा है, और x का मतलब यहां पर भी -3। इस सिचुएशन को उधर ला देंगे और करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखता हूं मैं वर्ड, देखता हूं वर्ड WORLD, और यहां पर सबसे पहले मुझे -3 लाना है, फिर मुझे +4 लाना है, फिर मुझे -3 लाना है, +2 लाना है और फिर -3 लाना है। यहां जब देखें तो W 23 तो क्या आएगा, आगे आगे T आएगा 20। आगे चलते हैं O 15 तो 19 मतलब S 4, आराम से मैंने जोड़ दिए 4। और यहीं देखने से पता लग रहा होगा ये 2 खत्म हो गए, इन दोनों में से आंसर आना है। आगे राजकुमारी 18 की है, 18 में से 3 गए 15 और 15 का मतलब O, और O कहां पे है, इसमें है। यही हमने करेक्ट आंसर देख लिया, और करेक्ट आंसर कौन सा है हमारे पास, ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कौन सा है हमारे पास 39। यदि किसी सांकेतिक भाषा में UDOMETER को DUMOTERE लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में SUBLEASE को कैसे लिखेंगे। यहां क्या हो रहा है, उसी कंडीशन को यहां लाएंगे। देखो UD को क्या बनाया, UD को बना दिया DU, उल्टा कर दिया। OM को बना दिया MO, यहां ET को बना दिया TE, यहां देखें ER को बना दिया RE। दो अक्षरों को उल्टा कर रहा है, क्या हो रहे हैं, 2 अक्षर उल्टे हो रहे हैं, 2 अक्षर उल्टे। और हम भी क्या कर देंगे, उल्टी नहीं करनी है साहब। यहां देखेंगे क्या आंसर आना है, SU है तो हम क्या लिखेंगे, US बना देंगे। आगे देखें तो देखो मैं भी 2 अक्षर लिख देता हूं साहब, मजा आएगा। देखते हैं यहां जब हम देखें BL, इसको बना देता हूं LB। आगे देखें AE बन गया, और यहां देखें ES बन गया। ऐसा कहा है US LB AE, देखो US LB AE और ES, ये करेक्ट आंसर है हमारे पास। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी वाला, US LB AE और ES। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। यदि किसी घड़ी में 11:30 हुए हैं तो दर्पण में देखने पर क्या समय, फिक्स समय होगा तो 12 में से घटा देंगे, और यहाँ घंटे मिनट हैं तो किस में से घटाऊंगा मैं, 11 60 में से माइनस कर दूंगा। तो कितना बचा यहाँ पे 0:30 और 0 का मतलब क्या होता है साहब, 12। 12 को 0 और 0 को 12 लिख देंगे, आंसर यूं चुटकियों में आएगा 12:30। और करेक्ट ऑप्शन कहां पर है, ये डी वाला है कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, देखो यदि किसी भाषा में ओवर एंड अबव, देखो ये ओवर है एंड अबव है, तो ओवर एंड अबव को क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डा, पा टा, ये पा और ये टा। आगे चलते हैं तो ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल, इसको बोल रहा है साहब सा ना पा, ये सा, ये ना और ये पा लिख देता हूं इसमें। आगे बढ़ते हैं हम, तो उस सांकेतिक भाषा में ओवर को क्या कहेंगे साहब, ये ओवर एक जगह है केवल,
और इसी में से आंसर आना है, या तो डा आएगा या पा आएगा या टा आएगा। तो ओवर का कोड क्या है? तो जब हम देखें कि ओवर एक जगह है तो इसमें ऐसी संख्या जो एक जगह है, तो यहां से मैं हटाता हूं डा, केवल एक जगह है। पा तो देखो यहां भी है, पा दो जगह है तो पा तो नहीं आना है। टा देखो तो टा भी अलग दूसरी जगह नहीं है, तो केवल एक जगह रहने वाला कौन है? एक जगह रहने वाला है हमारे पास डा और टा, और करेक्ट आंसर है हमारे पास डी वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला प्रश्न आपको अच्छे से दिख जाए, इसलिए इसको यहां से हटा के और मैं पा को यहां लिख देता हूं, है ना। क्या है? सा, ना और पा। वैसे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इजीली, ये सा ना पा, ये सा, ये ना और ये पा। तो करेक्ट आंसर बना हमारे पास डा एंड टा, मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है कैसा है? नंबर 42। 8000 का 40%। अरे वाह, ये देखो 40/100। 1 2 3 4, 8 4 32, 1 2 0 ऐसी कैसी। क्या बना? ये 3200 मतलब बी, और ये बी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से अधिवर्ष की पहचान। अधिवर्ष मतलब लीप ईयर, और लीप ईयर वो होता है जब पीछे की दो संख्याएं 0 हो या पीछे की दो संख्याओं में 4 का भाग जाए, वही हमारे पास लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है, अधिवर्ष को लीप वर्ष भी बोल सकते हैं, और लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है साहब? 29 की होती है। और इसमें 365 नहीं, टोटल 366 दिन हो जाते हैं सब। दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन। तो यहां देखो 16 में 4 का भाग जा रहा है, तो अधिवर्ष कौन सा है? सी वाला, और करेक्ट आंसर 2016 है। पास नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 44। निम्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है? देखो है, ये है। सही दर्पण प्रतिबिंब देखना है, ये कांच में कैसा दिखाई देगा। तो दर्पण में जब देखेंगे तो दायां का बायां और बायां का दायां हो जाता है। ये सारा ऐसे घूम जाएगा साहब, ऐसे घूमेगा, और ये किस तरफ आ जाएगा? यहाँ पे, तो इसमें नहीं है। आगे देखें हम, ये कहां पे है? देखते हैं, ये यूं घूमेगा, यहाँ पे ये वाला चिन्ह आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है। लेकिन देखो ये वाला ब्लैंक है और ये वाला ब्लैंक है, तो दोनों ब्लैंक वाला ये है, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? डी वाला, जबकि ये गलत है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो कौन सा है? नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। AFI, यहां पे आपके प्रश्न में इस तरह का ये लग रहा है, ये अंडर रूट, ये अंडर रूट। और देखो AFI से M बन रहा है, ADD से L बन रहा है, और AB ऐसे क्या बनेगा? डरने का नहीं। शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने कहा है कि जो डर गया वो मर गया। देखते हैं A कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। F कितने पे? 6 पे। और I कितने पे? 9 पे। 169, और ये अंडर रूट में, तो 169 का कितना हो जाता है? 13, मतलब M आ गया। आगे चलते हैं, ADD, इसका मतलब A कितने पे? 1 पे, D 4 पे, और ये D 4 पे। इसको अंडर रूट में लिखता हूं तो इसका कितना बनता है? L मतलब 12, लाली 12 जाएगी। और देखो L कितने? 12 नंबर पर हो गया। आगे देखते हैं, A 1 पे, B 2 पे और A 1 पे, तो 121 के रूट देखना है आपको। 121 का रूट क्या होता है? तो 11 का रूट है 121, और 11 का मतलब के बोले तो किंग्स 11 पंजाब, और के 11 नंबर पे हैं, तो देखो के मतलब बी वाला करेक्ट आंसर है। कितना इजी है, केवल हम घबरा गए, यूं ही डर गए, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 46। विरोधी और शत्रु बात बराबर है, वो मेरा विरोधी है या वो मेरा शत्रु है, होने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम तो सवाल कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। देखो तो विपत्ति का सेम जैसा कौन सा होगा? क्या मित्र होगा, सक्रिय होगा, प्रेम होगा या कठिनाई होगी? जी साहब, जैसे ही विरोधी और शत्रु एक जैसा है, वैसे ही विपत्ति के साथ कौन सा है? कठिनाई, सेम सेम है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 47। नंबर
47वां प्रश्न है अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण अलग कौन है? अक्षर, शब्द, वाक्य और भाषण। भाषण अलग है साहब। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? डी वाला। ढकना, प्रकट करना, गुप्त रखना, छिपाना, अरे सब छिपा रहे हैं, ये दिखा रहा है। कौन? बी वाला। आगे चले, नंबर 49, सेकंड लास्ट सेमीफाइनल चल रहा है। घबराए नहीं, डरे नहीं, सेमीफाइनल अंतिम प्रश्न से पहले वाला। पी पेप्सी 16 की, आई नो, अरे बी बिट्टू एन नेहा 14 करती है। क्या करती है नेहा? 14। सब देखो सम संख्याएं एक विषम है आई, और करेक्ट आंसर है कौन सा? बी वाला। लास्ट और अंतिम प्रश्न आपका, एशिया, चीन और भारत क्या है? एशिया क्या है, चीन क्या है, भारत है? तो देखो ये तो चीन है साहब एक देश, और ये भारत भी देश है, लेकिन ये दोनों देश कहां आ रहे हैं? एशिया में। तो यहां क्या बना? ये तो चीन है, ये भारत है, और ये दोनों देश किसके हिस्से हैं? एशिया के हिस्से हैं। अरे वाह, कितना सुंदर सुंदर प्रश्न है। ये तो गांधी जी की चश्मा है। कहाँ है? ये रहा देखो। और करेक्ट आंसर इसके लिए तो मुझे शानदार कलर लेना पड़ेगा, ये वाला। और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी वाला। और करेक्ट ऑप्शन जब सी वाला है तो अंतिम प्रश्न में सी करेक्ट है। जी हाँ, हमने 50 क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व किया है कि आप इस तरह के आने वाले प्रश्न को एग्जाम में आराम से सॉल्व कर पाएंगे। घबराए नहीं, डरे नहीं, हम इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखो, हम आसानी से किसी भी प्रश्न को जब सॉल्व कर पाएंगे तो हमारा सिलेक्शन भी बिल्कुल क्या है? निश्चित है। तो अगले जो आने वाले प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करते रहेंगे। यस, विद बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।